हेलो दोस्तों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सभी बेसिक्स और फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। तो पहले हम जानते हैं स्टार्टिंग में कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा वो 3 वर्डों से मिलकर बना होता है। ये हमारे ग्रीक वर्ड है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होती है, ये बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना होता है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, देखो। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3 या फिर 3, सही है। प्लस गोनो का मतलब होता है साइड्स, सही है, जिसे कहते हैं भुजा। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे भुजा। और तीसरा जो वर्ड है मेट्रॉन, इसका मतलब होता है क्या? मेजर। मेजर मतलब कि माप। तो हमारा मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग होती है 3 साइडों का मेजरमेंट करना। और 3 साइड हमारी कौन सी इनक्लोज्ड आकृति में होती है? हमारी ट्राइंगल में होती है। तो हम इस चैप्टर में ट्राइंगल की 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइड और उसके 3 एंगलों के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सही है ना। तो जानते हैं भाई कैसे कैसे क्या होता है इसमें। तो मैंने बताया अभी ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग बताई कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो सीधी सीधी बात यह है कि इस चैप्टर में हम ट्राइंगल की 3 साइड की मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सही है। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हमारा वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस होता है। किस पर होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की एक विशेषता क्या होती है, स्पेशलिटी क्या होती है इसकी? कि एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एक एंगल होता है, सही है ना। 90 डिग्री का एक एंगल होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, या हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, सही है। अब ये जो जिस पर 90 डिग्री एंगल बना होता है उसको बोलते हैं क्या? ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर, सही है। जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसके बाद ये जो बीच ये नीचे वाली लाइन होती है जिस पर ये 90 डिग्री का एंगल टिका होता है, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग बताई, और मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज ट्राइंगल की 3 साइड और उसके तीनों एंगलों के बीच में हमारे वो रिलेशन को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है, सही है। और हमारी इसकी डेफिनेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे मैथमेटिक की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ट्राइंगल की 3 साइड और उसके 3 एंगलों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सही है ना। सही है, तो ये समझ में आ गया। तो हम चलते हैं अब अपने, ये छोटा सा बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, नॉर्मल सा बेसिक था। इसके आगे हम चलने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा आपने देखा होगा, तो ये क्या होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, सही है। फिर हम फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो इस क्लास में, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम अभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना भी सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ट्रिक के द्वारा कैसे बनाया जाता है, सही है ना। कैसे हम याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू को, सही है। तो पहले देखते हैं हम, स्टार्टिंग में देखते हैं हम क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये कौन कौन से होते हैं? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे 6 होते हैं। एक कौन सा? एक तो होता है हमारा साइन। मैंने मान लिया कि इसके सामने वाला, इसको मान लिया A, ये B है और ये C है। अब हम इस वाले एंगल को, एंगल की मतलब की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा, है ना। तो इसमें 6 हमारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। कौन सा? अगर मैंने एंगल थीटा माना है तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अभी बताऊंगा साइन थीटा किसके इक्वल होता है।
सही है। सेकंड वाला एक होता है cos थीटा, तीसरा होता है क्या tan थीटा, और चौथा cot थीटा, सही है। और पांचवा sec थीटा, और छठा होता है एंड लास्ट होता है क्या cosec थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी दो मतलब कि साइड्स की रेशो के इक्वल होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब हम ये कैसे याद रखेंगे, तो बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक याद कर सकते हैं आप, बड़े आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक क्या होती है इसको याद करने की, हम इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, सही है। या तो हिंदी, ये तो इंग्लिश वाले याद करेंगे इसको, कौन से वाले, इंग्लिश वाले मतलब कि सीबीएसई वाले याद करेंगे इसको। अगर हिंदी वाले याद करने हैं तो हिंदी के लिए ट्रिक होती है क्या, लाल अपॉन में कक्का। क्या होती है, लाल अपॉन में कक्का। अब ये लाल क्या है, तो लाल होता है लंब, ये होता है आधार, फिर ये क्या होता है लंब, ये क्या है कर्ण, फिर ये कर्ण, और फिर ये क्या है आधार, सही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई इंग्लिश वाले जो बच्चे मतलब कि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। और हिंदी वाले जो मतलब कि जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, लाल अपॉन कक्का। अब इसमें ये पी क्या होता है, पी होता है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। फिर इसमें क्या है, ये हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस है। अब देख जानते हैं ये क्या होता है, देखो तो देखो साइन थीटा जो इक्वल होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। इसको बोल सकते हैं हिंदी में आधार, और अपॉन में सॉरी उल्टा हो गया, साइन थीटा को किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब अपॉन में कर्ण। ये हिंदी वाले हैं, लंब अपॉन में कर्ण। अब इसमें लंब क्या होगा, देखो जैसे इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं किसके इक्वल, ए बी अपॉन में कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी, ये ऐसे होता है, सही है। cos थीटा क्या होता है, तो देखो जो पहली वाली चीज होती है वो होती है साइन थीटा, फिर ये दूसरी वाला जो रेशो होता है वो हमारा होता है cos थीटा, फिर जो तीसरा वाला होता है वो tan थीटा। फिर इनको पलट दो, अगर मैं tan को पलट दूंगा तो क्या बन जाएगा cot का, अगर cos को पलट दूंगा तो किसका बन जाएगा sec का, और sin को पलट दूंगा तो किसका बन जाएगा cosec का। हाँ, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस था साइन थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है हिंदी में, आधार बोलते हैं हिंदी को, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, सही है। और इक्वल टू में यहां देखें तो बेस क्या है, बेस है BC, बेस क्या है BC अपॉन में कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AC, सही है। अब तीसरा वाला, तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि P अपॉन B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर में बोलते हैं हिंदी में लंब, अपॉन में बेस को बोलते हैं क्या, आधार, सही है। अगर इधर वालों की बात करूं मैं, तो इसमें अगर मैं इस ट्राइंगल में बताऊं तो ए बी हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर, अपॉन में बेस क्या हो जाएगा हमारा BC, तो इसको लिख देंगे ए बी अपॉन BC। अब cot थीटा कैसे निकालते हैं, देखो इसमें जो पहला रेशो होता है वो होता है साइन का, फिर cos का, फिर tan का, फिर इसको पीछे से पढ़ते हैं, फिर पीछे से, पहले आगे से पढ़ते हुए आ रहे थे, पहले ये रेशो, फिर ये रेशो, फिर ये रेशो, अब पीछे से चलेंगे लेकिन इसको उलट देंगे, मतलब कि अगर ये P अपॉन B था तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। जैसे यहाँ पहला रेशो L अपॉन क्या था, साइन का, फिर cos का, फिर tan का, तो अब पीछे से चलेंगे इधर को, तो ये क्या है, इसको पलट देंगे तो आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब। तो ऐसे ही देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B अपॉन P, क्या हो जाएगा ये B अपॉन P, मतलब कि आधार, मतलब कि बेस, अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि लंब,
सही है। देखना इसमें आधार क्या था BC, अपॉन में लंब क्या था इसमें, मतलब कि परपेंडिकुलर क्या था AB। सही है। अब सेक थीटा भाई हमने ये ले लिया, फिर इसके बाद और पीछे आएंगे इस इधर की साइड, तो क्या हो जाएगा B अपॉन H, सॉरी, लेकिन हम इसको उलट देंगे क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं तो इसको उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा B अपॉन H, मतलब कि बेस मतलब कि आधार, सही है, अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण, सही है। और इसमें हम इसमें दिखाएं ट्राइंगल में तो कैसे दिखाएंगे भाई, बेस क्या है हमारा BC, तो BC अपॉन में कर्ण क्या है इसमें AC, तो AC आ गया। सही है। आ जाओ कोसेक, तो अब पीछे से आ रहे हैं तो लास्ट ये बच रहा, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा H अपॉन P, तो क्या हो जाएगा H अपॉन P, मतलब कि हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण, अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब कि लंब। इसमें देखें तुम्हारा कर्ण क्या है इसमें, मतलब कि हाइपोटेनियस क्या है AC, अपॉन में लंब क्या है इसमें AB। तो ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशे हैं वो इस लेंथ के इक्वल होते हैं। जैसे मतलब कि पहला होता है हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब अपॉन में कर्ण। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, मैंने बताया था एक, क्या CBSE वाले याद करेंगे, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा मतलब कि PBP अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा मतलब कि HHB। सही है। हिंदी वाले मतलब कि यूपी बोर्ड वाले याद करेंगे लाल अपॉन कक्का, L क्या होता है लंब, लंब आधार फिर लंब, अपॉन में कक्का हाइपोटेनियस और A आधार। सही है ना। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूले जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उन आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर, फिर हम जानेंगे कि ट्रिक से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को 2 मिनट में कैसे तैयार कर सकते हैं। सही है ना, कैसे हम 2 मिनट में बड़ी आसानी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तैयार कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो उनसे पहले हमें कुछ आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। तो पहली आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अब यहीं से दो फॉर्मूले निकल जाएंगे। कैसे, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको यहीं रहने दो, इसको धर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। सही है ना, एक आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले बनेंगे। तो देखो दो तो बन चुके, एक आइडेंटिटी और एक ही वाला फॉर्मूला। एक और बन जाएगा, कैसे भाई, अब की बार हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को तो ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको धर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई 3 फॉर्मूले हमने बड़े आसानी से याद कर लिए। तो एक आइडेंटिटी याद रखो और उससे 2 फॉर्मूले और बना लो। सही है ना, तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब चौथी आइडेंटिटी होती है, मतलब कि सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। सही है। अब यहां से निकालते हैं देखो फॉर्मूले। तो देखो अब की बार अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दूं, टेन को धर ले आऊं, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा 5वां फॉर्मूला। सही है, छठा इसी में से बन जाएगा। अब हमने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, अब की बार टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का बना इधर जाएगा तो माइनस का। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि सेक स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रहने दो। सही है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, मतलब कि 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम वैल्यू किसकी चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा की, तो 1 को किधर ले जाओ उधर की साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई टेन स्क्वायर थीटा की। तो यही तो बता रहा था मैं कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बड़े आसानी से, अभी बहुत हार्ड लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर से उधर उठा कर जा रहे हैं। सही है ना, लेकिन जब हम इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत आसान होते हैं ये। सही है ना, बस हमें आइडेंटिटी याद करके रखनी है। कौन सी, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1।
वहां से दो फॉर्मूले इस वाली वो आइडेंटिटी से निकल जाएंगे। एक आइडेंटिटी और होती है हमारी, सही है, जिसे हम कह सकते हैं सातवां हमारा फॉर्मूला भी हो जाएगा वो, सही है। क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। क्या होता है? होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। अब देखो कैसे निकलेगा एक फॉर्मूला यहां से, भाई कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है अगर, तो इसको वहीं रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी आ गई, नौवीं आइडेंटिटी, मतलब कि नौवां फॉर्मूला क्या आएगा भाई। अब हमने तो निकाली थी कॉस स्क्वायर थीटा की, लेकिन अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, जैसे हमने इसमें टेन स्क्वायर की निकाली थी ना, वैसे ही हम इसमें कॉट स्क्वायर की निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो ये माइनस का है, उधर गया तो प्लस का, ये हमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो +1 को किधर लाना पड़ेगा? इधर की साइड। जैसे ये देख लो, अब यहां से कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस +1 को कहां लाना पड़ेगा? इधर की साइड। तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे 9 फॉर्मूले होते हैं, हमारे आइडेंटिटी की बेस पर होते हैं ये। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, वहां से दो फॉर्मूले निकलेंगे। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, वहां से दो फॉर्मूले निकलेंगे, सही है। अब देखो 2-3 फॉर्मूले और होते हैं हमारे, ये एक दूसरे के, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं ना, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे 6 होते हैं, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब कि उल्टे होते हैं, सही है ना। और जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के आपस में उल्टे होते हैं, सेक थीटा कोसेक का उल्टा और कॉस सेक का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा, और टेन और कॉट आपस में होते हैं। तो पहला लास्ट का, फिर सेकंड लास्ट, सेकंड का स्टार्टिंग का, फिर बीच वाले दोनों। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो इनको बोल सकते हैं हम एंगल, वो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इन्हें, सही है। तो यहां से फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे। एक फॉर्मूला क्या आएगा भाई, मैंने बताया था क्या कि जो साइन थीटा होता है वो अपोजिट होता है, तो अपोजिट को हम ये लिखेंगे 1 में। अगर किसी का अपोजिट करना हो या किसी का रेसिप्रोकल करना हो तो हम कैसे करते हैं भाई? 1 में कर देते हैं उसे। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 कोसेक थीटा, है ना। और ऐसे ही मैंने बताया था कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो अब की बार साइन कोसेक को लिख दो 1 साइन, तो कोसेक थीटा इक्वल टू में 1 में साइन थीटा, सही है ना। तो दो देखो आराम से दो फॉर्मूले अपने आप बन रहे हैं, इसमें बहुत आसान होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा भाई? मैंने बताया था क्या कि जो कॉस थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? सेक का। तो इसको लिख देंगे 1 सेक थीटा। और मैंने बताया था सेक किसका उल्टा होता है जी? कॉस का, है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा, सही है। फिर 5वीं, अब क्या रह गया? टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा होता है। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का। तो ये हो जाएगा 1 टेन थीटा, सही है। ये हमने देखो सब अपने एक दूसरे के अपोजिट देख लिए। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। और कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है। तो हमने सारे फॉर्मूले देख लिए अपोजिट एंगल वाले, सही है। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे 2 एक्स्ट्रा। ये 6 नंबर है। एक क्या होता है? एक टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। ये थोड़ा अलग फॉर्मूला होता है तो इसको हम याद करेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और सेकंड एक कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हम बताया था अभी मैंने क्या कि कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन की वैल्यू को उल्टा कर दो, किसकी बन जाएगी? कॉट की।
तो कॉट थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल टू में अपॉन में साइन थीटा। तो देखो बड़े आसानी से मैंने इतने फॉर्मूले बता दिए, 9 ये रे 6 ये रे, तो कितने हो गए 15, 15 और 2 कितने हो गए 17। 17 हमारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम हो चुके हैं और पीछे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के भी फॉर्मूले बताए थे, तो बड़े आसान तरीके से हमने याद करे हैं ये, सही है। तो देखो मैंने बताया साइन कोसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलते हैं फिर आगे। हाँ, अब हम चलते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट किस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस प्रकार बनाया जाता है और कैसे हम उसकी वैल्यू को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, सही है ना। तो देखते हैं एक बार कि कैसे याद रखेंगे हम। तो देखिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस प्रकार बनाया जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हम वैल्यू को किस प्रकार हम याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, सही है ना। तो देखो ये क्या लिख रहे हैं, इधर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना कि बुक में लिख रहा होगा साइन 30 की वैल्यू सीधा रख देते हैं, वो 1/2। तो कैसे होती है ये, है ना, कैसे मतलब कि कैसे हम याद कर सकते हैं उसको कि साइन 30 की वैल्यू ये होती है, साइन 45 की वैल्यू ये क्या होती है। वैसे तो एंगल बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो हम एंगल हैं वो कुछ एंगलों को याद करते हैं। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू को याद करते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू को याद करते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू को याद करते हैं, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इससे आगे तो हम ऐड करके और निकाल लेते हैं, वो हम आगे सीखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो हम सीखेंगे बताओ 180 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये तो सब बाद का काम है हमारा। चलते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री पे। तो देखो साइन की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी पड़ेगी कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये हमारे एंगल लिख रहे तो हम इसको बोलेंगे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बस आपको ये फर्स्ट टेबल याद करनी है, मतलब कि बस खाली साइन की वैल्यू को याद करना है बस, और बाकी की वैल्यू को याद करवाने का मेरा काम है, सही है ना। तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1। तो मैंने बोला कि साइन की जो टेबल है उसको याद कर लो बस, और सारी टेबल को याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, सही है ना। तो साइन मैंने बताया साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सही है। अब देखते हैं, अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए। तो देखो पहले हमने वैल्यू को ऐसे लिखा, अब हम उल्टाएंगे। तो जो 1 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये साइन 0 वो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर क्या है √3/2, तो उठ के यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगी, √3/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू जाएगी। बीच वाली हमेशा ऐसी की ऐसी रहती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू, 1/2। फिर इसके बाद 0। कितना आसान मेथड था। तो देखो भाई हमने साइन की वैल्यू को याद करा, फिर इसके बाद मैं कह रहा था कि पीछे से आना है। अब की बार क्या करना है, पीछे से आना है। तो पहले इस वैल्यू को यहाँ रखा, फिर इस वैल्यू को यहाँ रखा, फिर बीच वाले में, फिर इस वैल्यू को यहाँ और फिर इस वैल्यू को यहाँ, मतलब कि ऐसे चलते हुए आना है बस, सही है। अब tan की वैल्यू कैसे निकालें, तो बहुत ही इजी मेथड है। क्या मैंने अभी फॉर्मूला बताया था तुम्हें पीछे कि साइन थीटा की जो वो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कैसे याद रख सकते हैं, देखो tan वाले निकाल लो, कॉट की अपने आप निकल जाएगी। कैसे भाई, अगर tan 0 की वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल टू कितना रख दो, 0। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 0, ऐसी तो हो जाएगा। अब देखना साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 और अपॉन में क्या है 1। तो 0 से किसी को डिवाइड, वो 1 से 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा। तो क्या हो गई, साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, सही है। अब हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू कितना रख दो, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 और अपॉन में cos 30, यही हो जाएगा ना।
अब साइन 30 की वैल्यू देखो वहां कितनी है, 1/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो इस देखो ये 2 की इंटू यहाँ ऐसा कर लो, इस 2 से ये 2 काट दो, और √3 की इंटू कहाँ होगी, यहाँ होगी बीच वाले में। तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/√3। सही है। अब देखो हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो है ना, तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना रख देंगे हम 45। तो क्या हो जाएगा हमारा tan 45 इक्वल टू में sin 45 और अपॉन में cos 45। सही है। sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, और इसकी cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कट गया, क्या है आंसर 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। सही है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें tan 60 की वैल्यू चाहिए, तो tan 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी sin 60 और अपॉन में cos 60। सही है, cos 60। सही है। तो देखो sin 60 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ sin 60 की वैल्यू है √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2 से ही 2 कट गया, 1 की उल्टी होगी बीच में, तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती कुछ भी। तो कितना आंसर आ गया इसका √3। सही है। अब देखो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन वो tan 90 की वैल्यू निकालनी है। अब तो देखो बड़े आराम से हम निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। tan 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है sin 90 और अपॉन में cos 90, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सही है। देखो sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। हमेशा याद रखना इस बात को, जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में ही, मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखना, अगर अपॉन में कभी भी 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, या फिर उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है वो हमारी। सही है ना। तो ये क्या है 1/0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। कहीं कहीं बुक में यूपी की बुक में लिखा होगा अपरिभाषित, है ना, तो वो क्या होता है उसका मतलब यही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम इस प्रकार लिखते हैं। सही है ना। अब मैंने बताया था, अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल बनाई थी, फिर इसका अपोजिट करा था, फिर हम एक बनाएंगे, फिर इसका अपोजिट करेंगे। तो अपोजिट कैसे होगा भाई, जो लास्ट की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, मतलब कि यहाँ आ जाएगी, फिर √3 है तो √3 को यहाँ लिख दो। और मैंने हमेशा क्या बताया है बीच वाली वैल्यू तो सेम रहती है, 1/√3 इधर चला जाएगा 1/√3, फिर क्या हो जाएगा 0। तो देखो एक वैल्यू लिखो दूसरी अपने आप निकल जाती है, फिर उसका tan वाली वैल्यू निकलो, cot की अपने आप निकल जाएगी। अब sec की निकाल लो, cosec की अपने आप निकल जाएगी। तो देखो sec 0 की वैल्यू चाहिए, sec 0 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें देखो अब इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रिक बताता हूं कैसे भाई। जो हमारा sec होता है वो किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। अब 1 का उल्टा करोगे मतलब कि 1, उल्टा करने का मतलब क्या है, उसको 1 से डिवाइड कर दो, मतलब कि 1/में लिख दो। तो 1/1 लिखोगे तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो मतलब कि हमारी sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है जी। सही है। अब देखना sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। इसको उलट दूंगा तो किसकी वैल्यू बन जाएगी sec की, क्योंकि मैंने बताया था ना कि sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है हमारा किसका cos का। तो cos की वैल्यू को उलट दो बस, वही हमारी sec की बन जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। अब ये 1/√2 है, √2 को ऊपर पहुंचा दो मतलब कि उलट दूंगा तो क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा ये। फिर ये 1/2 है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है। लेकिन cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 90 की वैल्यू है 0, है ना। अब इसको उलट दूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना 1/0। भाई किसी का अपोजिट लिखते हैं तो उसको 1/, में लिखते हैं ना। और मैंने बताया था क्या कि 1/0 क्या होती है वैल्यू इन्फिनिटी। तो यहां लिख देंगे हम क्या इन्फिनिटी। अब मैंने बताया एक टेबल तैयार कर लो, दूसरी अपने आप बन जाती है। देखो ये cosec की अपने आप बन जाएगी भाई, इसको यहाँ लिया हो खिसका के, जो सबसे लास्ट था वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 आ जाएगा, फिर बीच वाली ऐसी रहती है हमेशा बताइए मैंने, फिर क्या हो जाएगा 2/√3 और फिर ये 1।
तो इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बड़ी आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि बना सकते हैं बड़ी आसानी से, और उसको याद भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें बस सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है साइन की वैल्यू? कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी? 1। इसके बाद तो कॉस अपने आप बन जाता है, उसकी वैल्यू को इधर लिया हो तो हमारी कॉस की वैल्यू बन जाएगी। टेन कैसे निकाल सकते हैं? टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वहां से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। सही है। फिर उसके बाद हम कॉट कैसे निकालेंगे? भाई टेन की बन गई तो कॉस की अपने आप बन जाएगी, मतलब कि अब की बार पीछे से स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद हम सेक की कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू को बस उलट देते हैं, मतलब कि उल्टा कर देते हैं, वो किसकी वैल्यू बन जाती है? सेक की बन जाती है। और जब सेक की निकल गई तो पीछे से स्टार्ट करेंगे तो किसकी बन जाएगी? कॉसेक की बन जाएगी। तो होप करता हूं कि आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी बेसिक था मैंने वो इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगली क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर को बड़े आसानी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे होंगे और बड़े इजी तरह से हम समझ रहे होंगे। सही है ना? ये हमने इस चैप्टर में वो सारे बेसिक जो थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वेबल सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को वो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इंट्रोडक्शन क्लास तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू।